हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे आप लोग? पार्ट वन को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सेट टू, यानी सेट टू में हम लोग जो मॉडल पेपर वन सेट हमने आपको दिया है, आई होप आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। आज हम लोग सेट टू को डिफाइन करेंगे और उसको डिटेल में जानेंगे। चाहे आप कोई से भी बोर्ड हो, डजंट मैटर, यूपी से है, हरियाणा से है, बिहार से है, महाराष्ट्र से, कहीं से भी हो, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। ये जो मॉडल पेपर है सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम लोग चलते हैं और एक एक करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं और जानते हैं उनके बारे में और प्यार से याद भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखो एक एग्जांपल बताओ। मान लीजिए आपने किसी से प्यार हो जाता, तो उस वक्त क्या करते हैं हम लोग? क्या सोचते हैं? यार मुझे ये चाहिए, अरे यार वो लड़का अच्छा नहीं है। फिर बोला नहीं चाहिए, अरे वो कालू है, बोला फिर भी वही चाहिए। फिर कहते अरे वो लड़की अच्छी नहीं है, फिर कोई बात नहीं वही चाहिए। अरे वो दहेज भी नहीं देगा, अरे फिर भी नहीं वही चाहिए। लेकिन हम लोग जब प्यार करते हैं तो क्या सोचते हैं? हमें चाहिए ही चाहिए होता ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे आप सोचो कि जब हमें डी फार्मा पास नहीं करना है, करना ही करना है। भाई क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई साहब, करना क्यों नहीं कर सकते? हर चीज आप कर सकते हैं। यानी तो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। एक बात बताओ, जब आप साइकिल चलाने के लिए सीखे थे तो क्या आप क्या सोचते थे? कर पाऊंगा? आप सोचते नहीं मुझे चलाना ही चलाना। कितने बार गिरते थे, कितना गिरते थे, लेकिन माइंड क्लियर था, गोल कि आपको करना है। अब अपने ऊपर ही डाउट करोगे, यार पास होंगे फेल होंगे, तो भाई 100% फेल होगा। लेकिन यही चीज देखो, जितना क्वेश्चन मैं दूंगा बिल्कुल आपका 100% आप पास हो जाओगे। लेकिन रीजन ये चीज भी करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। आप याद करके जा पाओगे? मैं तो जाके लिख नहीं सकता यार। मैं अगर कॉपी में जाके लिख देता तो मैं और अच्छी बात है, आपको कहता मैं दो, मैं चला जाता हूँ। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यार डेडिकेशन नहीं है तो यही सोच लेना ना कि आप मजदूर भी तो बन सकते थे, जो दिहाड़ी कमा रहे 250 रुपये 500 रुपये। आपको ऊपर वाले ने चांस दिया कि आप अच्छा करो, अच्छा प्रैक्टिस करो, तो क्यों खो रहे हो? तो चलिए इसी मौके का हम लोग फायदा उठाते हैं। और जैसे मैंने आपको पार्ट वन में, मतलब मॉडल पेपर टू में, जैसे हमने आपको बताया था, जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। जैसे एक्सप्लेनेशन पूछा है, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर के बारे में, डिस्क्राइब के बारे में पूछा है, डिस्कस के बारे में पूछा है, कंप्यूटर का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। फिर यहाँ पे पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंस मेथड ड्रग परचेस इन द हॉस्पिटल, एक्सप्लेन टेंडर एंड ई टेंडर प्रोसेस। देखो ये इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कौन कौन से मेथड का हम लोग यूज करते हैं जब हॉस्पिटल में ड्रग को परचेस करते हैं। फिर कह रहा है एक्सप्लेन करे सिग्निफिकेंस क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट में, ये डिजीज स्टेट में। फिर यहाँ कह रहा है कि डिस्कवरी। इनको धीरे 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 हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करें। फिर पार्ट बी में ये सारी चीज हम लोगों ने, ये सारे क्वेश्चंस को देखे थे, इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले पार्ट वन को सॉल्यूशन करते हैं। तो चलें स्टार्ट करें। चलिए मेरे दोस्तों चलते हैं इसका सॉल्यूशन का। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो हम भी इसका भी सॉल्यूशन करें। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, एक्सप्लेन कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है हॉस्पिटल फार्मेसी, वहां पे आपको बताना। देखो क्वेश्चन को पहले समझना है और उससे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज आपको पता नहीं होगा कुछ। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो हॉस्पिटल फार्मेसी की ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर एक हिरार्ची की तरह होती है, जहां पर हर लेवल पर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि मेडिसिन सेफ इफेक्टिव और टाइमली क्या कर सके, टाइमली आ सके। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हिरार्ची का मतलब ये चीज होता है कि मान लो आप एग्जांपल पे कह लिए, सबसे पहले पापा होते हैं। पापा क्या, घर की जिम्मेदारी होती है उनपे कि कमाना। मम्मी पे क्या रहता है, घर का सारा कमाना, काम करना। बेटा पे किस पे जिम्मेदारी रहता है कि बाहर का सामान लाना। ये सारी चीज जिम्मेदारी रहती है ना। तो एक देखो अलग अलग लेवल पे जिम्मेदारी है। सेम इसी तरह क्या है कि जब हम हॉस्पिटल फार्मेसी में ऑर्गेनाइजेशन जो बना हुआ अलग अलग लेवल पे है। जैसे हॉस्पिटल में मेन फार्मासिस्ट का अलग है, चीफ फार्मासिस्ट का अलग है, जो ट्रेनर फार्मासिस्ट का अलग है। इसी को ही ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। देखो क्या कह रहा है, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल लाइक ए हिरार्ची where are different responsibility at different levels so medicine can use safely effectively and timely। मतलब ये कह रहा है कि हर लेवल पे अलग अलग सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ। क्यों? ताकि सही तरीके से मेडिसिन पहुंच पाए और सही तरीके से उसका यूज हो पाए। मान लो एक ही आदमी पे सब कुछ है। मान लीजिए आपका पापा पे घर का खाना भी बनाना, बाहर कमाना भी है, बाहर की हर सामान लाना, तो उस वक्त क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना? वो ज्यादा चीजों को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही सिर्फ उसको कमाना है, आके खाना सोना है, कमाना। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मम्मी को अगर बोला जाए मम्मी को कमाना है, घर का काम करना, सब कुछ बाहर सब कुछ, वो फिर उलझ जाती है, सही से हो नहीं पाता। इसी तरह क्या है कि हॉस्पिटल फार्मेसी में अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग लेवल पर दिया हुआ। आप देखते हैं सबसे पहले
देखो सबसे पहले आता है हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन वो डिपार्टमेंट होता है जो सारा पैसा फाइनेंशियल सब कुछ देता है। फिर आता है फार्मेसी डायरेक्टर, फिर आता है फार्मेसी असिस्टेंट। फिर देखो यही मेन चीज होता है, सबसे पहले क्या, जो पैसा देगा जो मैनेजमेंट लेवल पे रहता है, जिसे वहां पे मैनेजर। फिर आता है हॉस्पिटल डायरेक्टर, नो फार्मेसी डायरेक्टर, फिर आता है फार्मेसी असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या क्या काम करता है। सबसे पहले आता है यहाँ पे इन पेशेंट फार्मेसी मैनेजर रखते हैं, फिर आउट पेशेंट फार्मेसी मैनेजर हम लोग रखते हैं, फिर क्लिनिकल फार्मेसी मैनेजर। देखो बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है कि कुछ फार्मासिस्ट क्या करता है कि इन पेशेंट में, मतलब कि जो मान लो कि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और एक ही फार्मासिस्ट को बाहर वाला पेशेंट भी दे रहा, अंदर भी पेशेंट दे रहा, कंफ्यूज हो जाता है सही तरीके से। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इन पेशेंट के अलग बना देते हैं, आउट पेशेंट का अलग बना देते हैं और क्लिनिकल का अलग बनाते हैं। क्लिनिकल काम क्या होता है कि कोई भी दवाई है, मरीज पे ज्यादा ध्यान देता है कि कोई दवाई है तो वो सही तरीके से काम कर रहा नहीं कर रहा, इन सब चीजों काम करता है। यहाँ पे देखो स्टाफ्स होते हैं, टेक्निकल्स होते हैं, सपोर्ट्स होते हैं, इसमें भी स्टाफ होते हैं, टेक्निकल होते हैं। ये सारे क्या है, अलग अलग लेवल पे आपको जिम्मेदारी है। यहाँ पे आपको ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ये वाला आप क्या करें, डायग्राम बना के वहां पे आना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूले। कह रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए, बताइए कि जब हम लोग हॉस्पिटल फॉर्मूले बनाते हैं डेवलपमेंट किस तरह से होता है और उसका यूज क्या होता है। इसका ओवरव्यू देखें तो आप क्या होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं एक हॉस्पिटल बनाते हैं, पहला काम कौन सा कमेटी बनाना, पहला काम आपका पीटीसी कमेटी बनाना। और पीटीसी कमेटी फिर क्या करता है, ये हमारा हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बनाता है। और हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होता है कि उस हॉस्पिटल में जितने सारे दवाई है उसका जो लिस्ट होता है उसी को ही हम लोग हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कहते हैं और कुछ नहीं कहते। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए चीजें क्या होता है कि अब इसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। हॉस्पिटल फॉर्मूला एक ऑफिशियल जो है क्या है, लिस्ट है। किस चीज का लिस्ट है, अप्रूव मेडिसिन की होती है, जिससे हॉस्पिटल में प्रिस्क्रिप्शन, डिस्पेंसिंग और थेरेपेटिक यूज के लिए अनुमति दी जाती है। इससे बनाने और उपयोग करने की प्रक्रिया को सिस्टमिक होती है। यानी अगर हम लोग देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल बनाते क्या करते हैं, पूरा एक सिस्टमिक चीजों से चलते हैं। यानी ये क्या है, एक तरह का सिंपल सी बात है। हॉस्पिटल फॉर्मूले पूछे तो आप एक ही चीज याद रखना, क्या याद रखना कि आपको क्या करना है कि आप, मतलब हॉस्पिटल फॉर्मूले वो चीज होता है जो उस हॉस्पिटल में जो दवाई होती है उसका लिस्ट होता है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हॉस्पिटल फॉर्मूले इज एन ऑफिशियल लिस्ट अप्रूव मेडिसिन विच are allowed to prescribe dispensing therapeutic use in hospital the process making in systemic। ये जो प्रोसेस मेकिंग होता है सिस्टमिक बना देता है। अब देखा जाए डेवलपमेंट किस तरह से हम लोग करते हैं। इसका डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग पीटीसी कमेटी फॉर्मुलेशन होता है, ड्रग इंफॉर्मेशन कलेक्शंस करते हैं। कलेक्शंस का मतलब कि अलग अलग जगह पे चीजों को हम लोग देखते हैं कौन ज्यादा सस्ता दे रहा है, कौन सा दवाई हम लोग यूज करेंगे जो इफेक्टिव होता है। फिर हम लोग सिलेक्शन करने के बाद इवैल्यूएशन देते हैं। मान लो 10 डॉक्टर ने कहा कि ABCD को, उसका फिर हम लोग उसको समराइज करते हैं, फिर फॉर्मुलरी लिस्ट प्रिपरेशन करते हैं, फिर हम लोग अप्रूव करवाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल इसलिए करवाते हैं कि मान लो हमने ऐसा सिलेक्शन कर दिया जो दवाई का दाम ही बहुत है, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, मैनेजमेंट थोड़े पैसा देगा, वो तो कहेगा यार कम दवाई वाले चलाओ। फिर प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। अब यूजेस के बारे में बात करें तो ये क्या करते हैं हम लोग, गाइडलाइन की तरह प्रिस्क्रिप्शन यूज करता है, स्टैंडर्डाइज थेरेपी की तरह यूज करता है, कंट्रोल कॉस्ट करता है, रिड्यूस मेडिकेशन एरर करता है। जब हम लोग पहले से ही डिस्कस करके चीजें करेंगे तो मेडिकेशन एरर कम करता है और रेगुलर ये अप टू डेट होते रहता है, ये याद रखना है। ठीक है, देखो डेवलपमेंट के बारे में, जैसे ये देखो ये पूरा का पूरा हमारे पास समरी लिख दिया है, ये आपको तो रिमेंबर करना ही करना है, किसी भी हाल में ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं होता क्या। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखा हुआ डेवलपमेंट किस तरह से करते हैं, पीटीसी कमेटी फॉर्मुलेशन, मतलब फॉर्मेशन या कह लो किस तरह से करते हैं। हॉस्पिटल में पीटीसी कमेटी बनता है जो फॉर्मुलरी तैयार करने की जिम्मेदारी होता है। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है तो सबसे पहले क्या पीटीसी बनेगा, पीटीसी के बाद ही हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट हॉस्पिटल फॉर्मुलरी नहीं बन सकता। मान लो कोई कमेटी ही नहीं तो कहां से बना लेगा वो, तो पहले क्या पीटीसी बनता, उसके बाद आपका हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बनता है। देखो नेक्स्ट आता है ड्रग इंफॉर्मेशन कलेक्शन। दवाओं के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है जिसमें इफिशिएंसी, सेफ्टी, कॉस्टिंग और अवेलेबिलिटी अच्छे तरीके से हो, फिर हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं। कह रहा इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन कमेटी ड्रग कमेटी को इवैल्यूएट करके क्लिनिकल इफेक्टिव, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन को सिलेक्ट करती है। क्या करती है, यहाँ पे देखा जाए तो कमेटी क्या करती है, उसको इवैल्यूएशन करता है जिसमें क्लिनिकली सेफ, इफेक्टिव और को इफेक्टिव हो, उसको ही हम लोग यहाँ पे फाइनलाइज करते हैं।
आगे देखो क्या करा, फॉर्मुलरी लिस्ट प्रिपरेशन, सिलेक्शन ड्रग की लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें ड्रग नेम, स्ट्रेंथ, डोजेस फॉर्म और इंडिकेशन आदि शामिल होते हैं। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, वो क्या करते हैं, अप्रूवल और प्रिंटिंग कर लेते हैं। आपको एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल करता है और फिर उसको हम लोग डिजिटल या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये दवाई हमारे पास है। यहाँ पे किसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो हम लोग डॉक्टर को करेंगे और फार्मासिस्ट को करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, पीटीसी कमेटी फॉर्मेशन करना, ड्रग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इवैल्यूएशन करना, फॉर्मूला लिस्ट बनाना और अप्रूव। उसके बाद फिर हमारे पास प्रिंटिंग करना। मेनली हमारे पास 5 स्टेप में करता है, इसको याद जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यूज ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूले हम लोग किस लिए यूज करते हैं। सबसे पहले गाइड और प्रिस्क्राइब करके डॉक्टर को अप्रूव और सेफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले से ही देखते हैं कौन सा ड्रग, वही ड्रग रखेंगे जो इंटरेक्शन ना हो। फिर आता है स्टैंडर्डाइज थेरेपी करने के लिए, पूरे हॉस्पिटल में यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलने के लिए। मान लो कि हमने कोई लिस्ट बना दी, सारे डॉक्टर सेम लिखेंगे। मान लो कि हमने कुछ नहीं बनाया तो कुछ भी लिखेगा, फिर हम लोग इन्वेंटरी कॉस्टिंग ज्यादा लगेगी। फिर आता कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा। फिर आता है रिड्यूस मेडिकेशन एरर होगा और यहाँ पे रेगुलर मॉनिटरिंग और अपडेटिंग ये होते रहेगा। ये पूरा पूरा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, डिस्कस द रोल ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। देखो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बहुत बार पूछता है, किसमें, आपका शॉर्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे रोल ऑफ कंप्यूटर में पूछा गया है। और रोल ऑफ कंप्यूटर क्या है आप लोग मुझे बताना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए, ई प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए, अच्छे तरीके से चलने के लिए, डिजिटल फॉर्म करने के लिए, ये सारे के सारे चीज के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होता है कि जब हम उसी चीज को, डेटा को ऑनलाइन कर देते हैं कंप्यूटर में मदद से, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कहते हैं। आपने कितने दिन से दिखाया, कहाँ पे दिखाया, उन सारे चीजों को हम लोग अगर ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में रख देते हैं तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखो क्या कह रहा है, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ने हॉस्पिटल फार्मेसी को पूरी तरह मॉडर्न और इफिशिएंट बना दिया। क्या कह रहा, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या कर रहा, मॉडर्न फार्मेसी को पूरी तरह मॉडर्न और इफिशिएंट बना दिया। कैसे कि कंप्यूटर आपको प्रिस्क्रिप्शन करने में और हर तरीके इजी कर दिया। क्योंकि अगर मान लो आपको एक बात बताओ, आजकल सॉफ्टवेयर में सारे के सारे पता है कौन सी दवाई है और कौन सा नहीं, सारा बता देता है। कौन सा खत्म होने वाला सॉफ्टवेयर बता देता है। लेकिन वही चीज अगर मैनुअल करोगे कितना टाइम लगेगा बाबू, बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए क्या है हमारे पास, इफिशिएंट बनाता है। आगे क्या करा, इसकी मदद से ड्रग मैनेजमेंट कर सकते हैं, पेशेंट को सेफ्टी दे सकते हैं, वर्क फ्लो काफी बेहतर हो गया। और आज के जमाने में कंप्यूटर जो आया है वो क्या कर दिया, चैटिंग करने में इजी कर दिया। मजाक कर रहा था, जस्ट जोकिंग फॉर यू। यानी इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ड्रग मैनेजमेंट करते हैं, पेशेंट इफिशिएंसी और वर्क फ्लो काफी ही बेहतर हो जाता है। क्लियर है। चलिए अब इंग्लिश देखते हैं क्या कह रहे हैं। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हैव मेड टू हॉस्पिटल फार्मेसी कंप्लीटली मॉडर्न इफिशिएंट। मतलब कि जो कंप्यूटर और हेल्थ रिकॉर्डिंग है उसका यूज करके मॉडर्न और इफिशिएंट बना दिया। आगे क्या, with the help of this drug management patient safety workflow are greatly improved। इससे क्या होता है हमारे पास, इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्या, ड्रग मैनेजमेंट, पेशेंट सेफ्टी और वर्क फ्लो जो है ये ग्रेटली क्या हो रहा है, इंप्रूव डे बाय डे होते जा रहा है। आगे क्या कह रहा है, अब देखते हैं इसका किसका किसका यूज है। अब मेन आता है कि इसका रोल ये क्या है, रोल ऑफ कंप्यूटर है। ये क्या है, रोल ऑफ कंप्यूटर। सी मतलब कंप्यूटर। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन, जिसको हम लोग ई प्रिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। डॉक्टर कंप्यूटर से प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं जिसमें हैंड राइटिंग एरर और डोज मिस्टेक कम होती है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये बिल्कुल कर लिया गया है कि कंप्यूटर से आपको देता है। मान लो स्पेलिंग सही लिखा हुआ, किसी ने ऐसे लिख दिया, क्या लिखा हुआ भाई साहब, किसी ने ऐसे लिख दिया, ये तो पढ़ लोगे। हाँ, मतलब इस तरह से अगर लिख दोगे तो उसमें क्या होता है कि एरर ज्यादा आता है। एरर जब ज्यादा आता है तो उसमें मिस्टेक्स ज्यादा होते थे, लेकिन डिजिटल आने के बाद क्या होता है कि वो एरर कम हो जाता है। फिर कह रहा ड्रग इंफॉर्मेशन एसेस, फार्मासिस्ट ड्रग इंटरेक्शन, काउंटर इंडिकेशन और डोज गाइडलाइन जल्दी चेक कर पाते। क्यों? क्योंकि टुंग टुंग तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी या टंग, जैसे मैं नोटिफिकेशन नहीं आते उसी तरह आपको सॉफ्टवेयर में दिखाते रहता है। जिससे क्या होता है कि आप लोग अच्छे तरीके से काउंटर इंडिकेशन और डोसेस पहले से ही पता चल जाता है। फिर क्या आएगा, मेडिकेशन एरर प्रिवेंशन करता है। इसका रोल किस तरह से कि EHR जो हमारे पास अलर्ट करता है, ड्रग इंटरेक्शन, एलर्जी, ओवरडोजेस, ये सारी चीज क्या है हमारे पास इंप्रूव करती है। पहले से ही मान लो किसी पेशेंट का एलर्जी भरा हुआ, हम उसका प्रिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉनिक डालेंगे तो तुरंत क्या आएगा, टुंग टुंग टुंग, यानी ये चीज से एलर्जी है।
फिर कह रहा पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, ईएचआर से पूरी तरह जो मेडिकल प्रोफाइल, जैसे हम लोग इसको प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल में आया था ना, कब कब फोटो डाला, कब कब नहीं डाला, उसी तरह कब तक कौन कौन से डॉक्टर गया, सारा सारा डिटेल फॉर्म में रहता था। फिर कह रहा है क्लिनिकल फार्मेसी सपोर्ट, डोज कैलकुलेशन, थेरेपेटिक मॉनिटरिंग एडीआर कंप्यूटर से आसान हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है बिलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, बिलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन में इजी हो जाता है। ये सारे सारे कंप्यूटर का यूजेस है। पहला क्या आता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ ई प्रिस्क्रिप्शन, साथ में बोला ई प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग इन्फॉर्मेशन, फिर आता मेडिकेशन एरर प्रिवेंशन, फिर आता पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, क्लिनिकल फार्मेसी सपोर्ट, फिर बिलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये सारे क्या है, रोल ऑफ कंप्यूटर फार्मेसी है। ठीक है, अब देखते हो आप क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर डिफरेंस मेथड ऑफ ड्रग परचेस इन हॉस्पिटल, एक्सप्लेन टेंडर एंड ई टेंडर। टेंडर, ये टेंडर क्या होता है, कह रहा कि हम लोग कौन कौन से मेथड्स का यूज करके हॉस्पिटल में दवाई खरीदते हैं। ठीक है, और टेंडर क्या होता है, इनके बारे में आपको डिस्कस करना। देखते हैं क्या कह रहा है। Drug procurement is a very important task in hospital pharmacy as it directly affect patient care, drug availability and hospital budget। मतलब क्या है, क्या कह रहा है कि ड्रग जो हम लोग खरीदते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है हॉस्पिटल फार्मेसी में, क्योंकि ये पेशेंट केयर, ड्रग की अवेलेबिलिटी और हॉस्पिटल जो बजट है इस पे डिपेंड करता है। अगर आपने सस्ता ज्यादा कर लिया तो उसमें क्या होगा, सस्ता में हस्ता निकल जाएगा, नहीं पेशेंट का जो है केयर अच्छे से नहीं होगा, ड्रग अवेलेबिलिटी अच्छे से नहीं हो पाएगी अगर सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाया। मान लीजिए हमने ऐसी जगह से खा, 2 रुपए सस्ता दे रहा लेकिन वो 3 दिन के बाद दे रहा दवाई, कोई 1 रुपए महंगा दे रहा लेकिन वो तुरंत डिलीवर कर दे रहा है, तो हम लोग को हॉस्पिटल बजट भी गड़बड़ सकता है। मान लें हमने ऐसे दवाई मंगा दे, बहुत महंगा है, हॉस्पिटल में एक के बिल देना पड़ रहा है मेडिसिन का, ऐसा थोड़े करेंगे। इन सब चीजों को कह रहा बहुत इंपॉर्टेंट रोल कह रहा। That's why hospital use different purchasing method to make medicine available to right quality, right quantity and right price। यानी हम लोग अलग अलग चीजें की इसलिए करते हैं कि ताकि इन सब चीजों को ना झेलना पड़े, इसलिए अलग अलग, जैसे कि हमारे में अच्छा क्वालिटी मिले, अच्छा क्वांटिटी मिले और राइट प्राइस में मिले। ठीक है, इन सब चीजों को करते हैं। अब देखो हिंदी वाले, हॉस्पिटल फार्मेसी में दवाएं का खरीदना, ड्रग प्रोक्योरमेंट एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि यह सीधे पेशेंट केयर, ड्रग अवेलेबिलिटी और हॉस्पिटल बजट को क्या करता है, ये आपको प्रभावित करता है। इसलिए हॉस्पिटल विभिन्न परचेसिंग मेथड का उपयोग करते हैं ताकि दवा सही गुणवत्ता, सही मात्रा, सही कीमत पर उपलब्ध हो सके। अब देखते हैं कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है, हमारे पास सही मात्रा, सही गुणवत्ता और सही चीज मिले, यानी अच्छी लड़की हो, पढ़ने में तेज हो, सही हो, कुशल हो और बात मानती हो, अच्छा लड़का हो, गोरा हो, चिट्टा हो, लंबा हो और देखने में सुंदर हो, तभी चीजें अच्छी हो। तो उसी तरह यहाँ पे सेम टू सेम है। अब देखो ड्रग प्रोक्योरमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या, डायरेक्ट मेथड, साथ में बोलना डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, फिर आता रेट कॉन्ट्रैक्ट, फिर आता टेंडर या फिर ई टेंडर, लोकल परचेस, सेंट्रलाइज परचेस। 5 तरीके से हम लोग करते हैं। कौन कौन, डायरेक्ट परचेस, साथ में बोलना डायरेक्ट परचेस, रेट कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, लोकल परचेस, फिर सेंट्रल परचेस। ठीक है, अब आता है टेंडर का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले टेंडर का मतलब होता है कि मैंने तेरा टेंडर भर दिया, मैंने तेरे दिल की प्यार में टेंडर भर दिया। टेंडर का मतलब ये चीज होता है कि मान लो आपके पास, एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल लाइफ में, आप बहुत स्मार्ट हो, आपके पास 10 लड़की ने आपके पास प्रपोज किया, 10 में से आप ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कौन सा अच्छी लड़की है और कौन आपको लंबे समय तक चलता है, उसको आप हाँ कह देते हैं, तो आपने टेंडर भर दिया। टेंडर का मतलब ये चीज है, किसी ने प्रपोज कर दिया, यानी आपको दवाई चाहिए, 100 क्वांटिटी दवाई चाहिए, मतलब 100 पीस चाहिए, 100 बॉक्स में ले लेते हैं। और अलग अलग कंपनी ने कहा कि इस 100 बॉक्स का हम 50 में कर देंगे, कोई 100 में कर देगा, कोई कह रहा 99 में कर देगा, कोई 98 में कर दिया। तो आपने देखा और पूछा कि सबसे अच्छा कौन सा है, 100 में कर देगा तो भाई क्वांटिटी अच्छा दे रहा है, क्वालिटी दे रहा है, नहीं दे रहा, टाइम पे दे रहा है, नहीं दे रहा, उसका क्रेडिट कैसा, तब हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको देते हैं, उसी को हमारा टेंडर के नाम से जानते हैं। अब देखो कौन कौन से। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, मतलब हमें कितनी चीज चाहिए, फिर आता टेंडर को नोटिस करते हैं। बिड सबमिशन का मतलब होता है कि कोई 98 में, 94 में जो हम लोग करते हैं उसे बिड कहते हैं। फिर बिड ओपनिंग का मतलब कहते हैं कि हम लोग देते हैं कि कोई, जैसे कोई कह रहा 94 में कर दूंगा, कोई कह रहा 95 में कर दूंगा। फिर कहता है इवैल्यूएशन करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसके बाद हम लोग सप्लाई क्वांटिटी चेक करते हैं, फिर लास्ट में उसे पेमेंट देते हैं और फिर कहते हैं बाय बाय। अब चलो इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट परचेस मेथड, हमने क्या देखा, सीधी खरीदारी करते हैं जो हॉस्पिटल में।
अर्जेंट रिक्वायरमेंट में हॉस्पिटल सप्लायर से डायरेक्ट दवाई खरीद लेते हैं, मतलब कि सप्लायर जो दे रहा आसपास लोकल से हम लोग खरीद लेते हैं डायरेक्ट में। स्मॉल क्वांटिटी या फिर इमरजेंसी ड्रग के लिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि देखो लंबे अगर लोकली खरीदेंगे तो फायदा कम होगा। फिर आता है रेट कॉन्ट्रैक्ट परचेस। रेट कॉन्ट्रैक्ट परचेस का मतलब होता है हॉस्पिटल सेलेक्टेड सप्लायर के साथ फिक्स रेट पर एग्रीमेंट कर लेता है कि 1 साल तक इसमें देंगे। क्यों? क्योंकि जो टेंडर वाला सिस्टम था ना उसमें ये बेनिफिट हो जाता। फिर वो क्या करता है, ये निश्चित अवधि तक दवाई उसी रेट तक देती है, उसको मतलब बढ़ा नहीं सकता। कॉस्ट कंट्रोल और क्वालिटी कंसिस्टेंट मिलती है किसमें, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल लंबे चाहे कितना भी फ्लक्चुएशन हो जाए उसी रेट पे देना है, और क्वालिटी कंसिस्टेंसी मिलता है। फिर आता टेंडर या फिर ई टेंडर। सबसे कॉमन जो ट्रांसपेरेंट मेथड है वो हमारे पास टेंडर और ई टेंडर का यूज करते हैं। ये लार्ज क्वांटिटी और ड्रग परचेस के लिए हम लोग करते हैं। इसमें लार्ज क्वांटिटी और ड्रग परचेस के लिए देखो आप लोग सिर्फ हेडिंग भी याद कर लोगे तब भी आप लोग पास हो जाओगे, लेकिन उसके नीचे नीचे एक एक लाइन लिख दोगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। कॉम्पिटेटिव बिडिंग और लोएस्ट प्राइस मिलता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि अलग अलग कंपनी कोई 98 में कह रहा है, कोई 94 में कह रहा है, कोई 93 में कह रहा है, तो जिन तो देख के इवैल्यूएशन करके हम लोग चीजें करते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कि लोकल परचेस मतलब किस तरह से हम लोग करते हैं। जब अर्जेंट कोई दवा चाहिए या स्टॉक में नहीं और नियर बाय मार्केट से हम लोग खरीदी जाती है, मैक्सिमम ये क्या होता है कि हमारे पास महंगी होती है। यूजुअली हम लोग इसे क्या होता है कि स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा। फिर आता सेंट्रलाइज परचेस। सेंट्रलाइज परचेस का मतलब बड़े हॉस्पिटल ग्रुप या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बल्क की दवाई खरीदी जाती है। किसमें? बल्क दवाई खरीदते हैं। कॉस्ट कभी कम होती है। ये सारी क्या करते हैं हम लोग सेंट्रलाइज करते हैं। 5 तरीके से हम लोग ड्रग परचेस करते हैं जो हमने पहले बताया। अब चलते हैं हमने ई टेंडर या टेंडर के बारे में। देखो टेंडर मतलब होता है कि फिजिकल दे रहा, ई टेंडर मतलब आप ऑनलाइन जब दे देते हैं उसे हम लोग ई टेंडर के नाम से जानते हैं। क्या कह रहा है? टेंडर या ई टेंडर एक फॉर्मल या ट्रांसपेरेंट मेथड है जिसमें सप्लायर कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से दवा या सप्लाई करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं समझ में आया? चलो दोबारा क्या कह रहा है। टेंडर या ई टेंडर एक फॉर्मल और ट्रांसपेरेंट मेथड है, फॉर्मल और ट्रांसपेरेंट मेथड जिसमें सप्लायर जो है कॉम्पिटिटिव बिड, मान लीजिए आपने कहा 100 बॉक्स में चाहिए और मेरा जो बड़े बजट है एक बॉक्स का हम आपको 50 रुपया दे सकते हैं, तो कोई कहेगा कि हम जो बिड मतलब होता है कॉम्पिटिटिव मतलब कोई कहेगा 48 में देंगे, कोई कहेगा 45 में देंगे, कोई कहेगा 44 में देंगे, कोई कहेगा 40 में देंगे। ये जो बिड होता है ना इसी को हम लोग कॉम्पिटिटिव सप्लायर बिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मतलब हमें चाहिए क्या होता है। जैसे फार्मेसी जो है डिपार्टमेंट दवाई की लिस्ट और रिक्वायरमेंट क्वांटिटी बनाती है, यानी पहले ही हमें पता होता है कि 10 या 100 पीस हमें चाहिए। अब फिर टेंडर को नोटिस पब्लिकेशन किया जाता है, मतलब हम लोग हॉस्पिटल न्यूज़पेपर, वेबसाइट या ई पोर्टल या फिर टेंडर पब्लिश कर देते हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट है। फिर इसमें स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, टर्म एंड कंडीशन पूरा का पूरा इसमें लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए मुझे एक टीचर चाहिए जिसको रियली में चाहिए भी, जो अगर आप पढ़ा सकते अच्छे से, आपके पास लैपटॉप हो, पेन टैब हो और आप अच्छे से ऑनलाइन कर सकते हो, तो मैं उसको हायर कर लूंगा। ठीक है, फिर आता सबमिशन ऑफ बिड। सबमिशन, सप्लायर अपनी प्राइस, कोड्स और डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं, और ई टेंडर में यह प्रोसेस ऑनलाइन होता है। मतलब यही चीज क्या था, ई टेंडर में ऑनलाइन प्रोसेस होता है। ओपनिंग ऑफ बिड, ओपनिंग मतलब फिक्स रेट पर सभी को बिड खोली जाती है और प्रोसेस ट्रांसपेरेंट किया जाता है। ठीक है, ये पूरा पूरा ई टेंडर की कहानी होती है। अब आता है इवैल्यूएशन ऑफ बिड्स। इवैल्यूएशन बिड का मतलब कमिटेड बिड को प्राइस, क्वालिटी एंड पास्ट परफॉर्मेंस और डेली कैपेसिटी के आधार पर इवैल्यूएट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इवैल्यूएट करते हैं कि जैसे कमिटेड प्राइस और क्वालिटी और पास्ट पे क्या डिलीवर हम लोग करते हैं। लोएस्ट प्राइस वाले को टेक्निकल क्वालिफाइड बिड L1 सप्लायर कहलाता है। फिर अगर हम लोग देखा जाए जो अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देते हैं, इसका मतलब L1 सप्लायर क्या कह रहा है, लोअर कॉन्ट्रैक्ट को, सबसे जो कम प्राइस में चीजों को खरीदते हैं उसको हम लोग L1, तो जो कम प्राइस में और अच्छा देगा हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग ऑर्डर दे देते हैं। डिलीवरी शेड्यूल और पेमेंट का टर्म को हम लोग तय कर देते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें सप्लायर क्वालिटी चेक करते हैं, सप्लायर दवाई को डिलीवर करता है, हॉस्पिटल क्वालिटी टेस्टिंग और वेरिफिकेशन इसमें करता है। फिर लास्ट में आता है हमारे पास पेमेंट कर देते हैं कि ले भैया पेमेंट आपका सब कुछ अच्छा है। इस तरह से हम लोग ड्रग परचेसिंग करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के क्वेश्चन आने के लिए, इसलिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से मेहनत करना है। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए और पूरा का पूरा इसका डिटेल में अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारा क्वेश्चन और सब कुछ वहां पे पहले से ही अपलोड में मिलेगा। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग ऐप में और नेक्स्ट क्वेश्चन में।